हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या होता है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक चीज बताता हूं। जब मनी एंड क्रेडिट चैप्टर उठाया जाता है, टीचर जो है, मैं भी टीचर हूं ना, तो मैं बता रहा हूं पर्सपेक्टिव है। क्या होता है कि जब पेज पलट रहे होते हैं, टॉपिक समझ नहीं आता क्या दे 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन देना, उठा के बोल देते हैं व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताओ। जब मेहनत नहीं करना चाहते हैं टीचर, मैं तो ऐसा घुमा के देता हूं, मजा आ जाता है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस पर्सपेक्टिव से एक 2 नंबर का 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आप क्या समझ में आता है। अब हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा, देखो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन क्या हो सकती है। तो ये बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो अब जब लोन लेने जाओगे ना आप, तो लोन ऐसे ही नहीं दे देंगे कि लोन ले लो। ठीक है, लोन के लिए आपको क्या होगा कि कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स को समझना होगा। उन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दी डिफरेंट सिचुएशन एंड टर्म्स, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद क्रेडिट, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन। ठीक है, लोन से जुड़ी हुई अलग अलग सिचुएशन और टर्म्स जो है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। सिंपल सटीक तरीके से समझा दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो लिखना है। तो अगर जैसे वहां बात की जाए तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जैसे आप ये लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अब ये जो भारी भारी से नाम लग रहे हैं ना कि सर ये क्या बाउंसर मार दिया, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल क्या होता है, तो ये सारी चीजें समझाऊंगा। बाकी डेफिनेशन की अगर बात करें ना, तो इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, ठीक है, लोन लिया उस पे। कोलेट्रल मतलब आपने क्या गिरवी रखा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या है कि वो पेपर वर्क। एंड दी मोड ऑफ रीपेमेंट, क्या आप रीपे कैसे करोगे, लोन को रीपे कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। प्लस इसमें एक टिप लेते जाओ मुझसे, प्लस क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख दो। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या है कि मान लो 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट पे कर दोगे, टाटा बाय बाय हो गया। आपको वो 1 लाख रुपए भी तो वापस करना होंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एल वाला है ना, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। अभी एक एक करके सबको समझाऊंगा। अब देखो क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो याद नहीं रहते कितनी सारी चीजें हैं। एक निंजा टेक्निक में आपको बताता हूं, ठीक है। तो हम एक ट्रिक क्या बना सकते हैं यहाँ पे, डोकोमो इंटरनेट। ठीक है, डोकोमो की एक सिम आया करती थी एक समय में। अभी तो क्या है, रेस्ट इन पीस हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन पहले एक डोकोमो की सिम चला करती थी। तो वो डोकोमो इंटरनेट आपके लिए आसान कर देगा। तो डो से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, को से कोलेट्रल, मो से मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट से मतलब इंटरेस्ट चार्ज। तो टुगेदर कंप्राइजेस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डोकोमो इंटरनेट, डोकोमो की सिम में इंटरनेट चलता है, ध्यान रहेगा। हमेशा के लिए याद हो गया, मुस्कुरा रहे हो, तो हमेशा के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमें याद हो गया यहाँ पे। अब अगर हम समझे ना, एक एक चीज मैं आपको समझा दूं। क्या होता है कि कुछ टीचर जो मैं बता ना घुमा के देते हैं, तो घुमा के देने वाले क्या है कि कोलेट्रल पूछ लेंगे आपसे। कोलेट्रल क्या होता है बताओ, ठीक है, तो आप वो समझते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट रेट अंडर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन 1 मार्क्स में। तो अब क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि बोरोवर मस्ट पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 लाख का लोन लिया, वो तो ठीक है, लोन दिया हमने आपको, लेकिन बदले में हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 10% ब्याज दे देना मुझे सालाना। तो आप मुझे जब लौटाओगे ना, तो 1 लाख रुपए तो दोगे ही, उस पर थैंक यू नहीं बोलना है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, तो आपको 1,10,000 देना होगा मुझे। ठीक है, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट आता है, इंटरेस्ट रेट के बाद आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, देखो अब समझो। तो कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आप क्या, मतलब कोलेट्रल को आप ऐसे भी समझ सकते हो क्या कि कोलेट्रल क्या एक तरह का सिक्योरिटी है। ठीक है, कोलेट्रल एक तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। अब मान लीजिए, कंडीशन बता रहा हूं कि कोलेट्रल की पहले जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब इसको आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो जो गिरवी रखते हैं ना सामान, वो होता है कोलेट्रल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर एग्जांपल समझो कि ऐसा हो रहा है, मान लीजिए आप बड़े आत्माराम तुकाराम भिड़े टाइप गए, ठीक है, कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मुझे लोन दे दो। तो बैंक बोलेगी
आप ईमानदार गोकुलधाम सोसाइटी में हो, ठीक है, लेकिन आपको यहां क्या है, यहां आपको ये गारंटी देना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी देना पड़ेगी कि आप लोन रीपे कर पाओगे। बोलोगे मेरी जुबान से बढ़ के और कुछ गारंटी है क्या? लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि आपकी सिचुएशन सही नहीं रही है, आप घाटे में चले गए, तो फिर कैसे लोन रीपे करोगे? तो बैंक फिर जुबान का क्या आचार डालेगी? नहीं ना। तो बैंक क्या देखती है? सिक्योरिटी देखती है। तो कोलेटरल यानी कि आपके पास क्या ऐसा एसेट है, ठीक है, क्या आपके पास ऐसा सामान है जिसे आप गिरवी रख सकते हो। तो मान लीजिए क्या कि आपने गिरवी रख दी, क्या अपने घर के पेपर आपने गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक क्या करेगा, फिर आपका घर बेच के वो जो लोन अमाउंट था उससे कम से कम रिकवर कर सकता है। तो कभी भी जब क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ टर्म्स होंगी, उन टर्म्स में इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलेटरल दूसरी चीज होती है, ठीक है। कोलेटरल क्या हो जाता है? तो कोलेटरल एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोलेटरल है क्या? लिखोगे क्या? आत्माराम तो हम वीडियो लिख के आओगे? नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे आप? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ठीक है। मतलब बोरोवर जो रहता है ना, मतलब जो उधार ले रहा है, तो उधार लेने जाएगा तो उसका कोई एसेट जो है ना वो बैंक गिरवी रख लेती है, ठीक है। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस चीज को गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब तक लोन रीपे नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, तो अब ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग उठा के बैंक में गिरवी रख दोगे, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे आप, ठीक है, बिल्डिंग के पेपर रख दोगे और बैंक से बोल दोगे कि अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर रहा हूं ना तो आप इस बिल्डिंग को बेच देना। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि कोलेटरल हमेशा बैंक क्या करती है, जितने का लोन ले रहे हो ना उससे ज्यादा का रखती है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपके कुछ 1 लाख, मतलब 1.5 लाख या 2 लाख के सामान को गिरवी रखा जाता है। वो आपका व्हीकल हो सकता है, आपके पेपर्स हो सकते हैं किसी चीज के, बैंक के, ये सारी चीजें। किसी बच्चों को यहां पे डाउट हो सकता है क्या कि डिपॉजिट्स विद बैंक, अगर बैंक में पहले से पैसा है तो फिर लोन क्यों लेंगे सर, बैंक का पैसा निकाल लो ना। नहीं, डिपॉजिट विद बैंक मान लो क्या किसी को सामान चाहिए कुछ, ठीक है, क्रेडिट पे सामान चाहिए किसको, रिटेलर को होलसेलर से। अब होलसेलर बोल रहा है कि क्या गारंटी कि तुम मुझे 1 महीने बाद लौटा दोगे, तो वो क्या बोलता है, अगर नहीं लौटा पाए 1 महीने बाद तो ये देख लो मेरे बैंक में इतना पैसा है लेकिन मुझे उधार पे चाहिए तुमसे, वो बैंक के उस एफडी को नहीं तोड़वाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स को भी क्या है, एक तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, आपको क्या कहना चाह रहा हूं? तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, और इसे एक गारंटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है अंटिल द लोन इज रीपेड। अगर मान लो कि आपने लोन रीपे नहीं कर पा रहे तो बैंक क्या करता है, इस गारंटी को, इस सिक्योरिटी को बेच देता है, ठीक है। आपका लोन का 1 लाख रुपए अमाउंट काट लिया और बचे कुछ, मान लो अगर 2 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में, ठीक है, सप्रेम भेंट देके अपना लोन साफ कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेटरल होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अब क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपका नाम, पता, स्टाम्प पेपर और ये सारी चीजें जो होती है ना, पेपर वर्क जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, आगे अभी आप पढ़ोगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। तो वहां पे क्या होता है कि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं है, सब हवा में, कुछ गिरवी भी नहीं रखा जाता है, गिरवी रखा भी जाता है तो बहुत कुछ रख लिया जाता है, इंसान के इंसान को गिरवी रख लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की जो नीड है, तो अब बैंक में आप ऐसा थोड़ी ना कि आप बोल दोगे मेरा दोस्त है इसको लोन दे दो, प्रॉपर एक क्या होता है, केवाईसी वगैरह सारी चीजें होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या है, डोकोमो इंटरनेट हो गया। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में कि आप लौटाओगे कैसे, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में लौटाओगे, तो जैसे किसी ने लोन ले लिया, फिर क्या है, महीने के महीने एक सैलरी में से हिस्सा कटता चले जाता है, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंस्टॉलमेंट में लौटा दोगे आप। लमसम कैश, लमसम कैश मतलब क्या है कि आप एक साथ पूरा पैसा भर दोगे, ठीक है, लमसम कैश। गोल्ड, प्रॉपर्टी, किस तरह से लौटाओगे आप, ठीक है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में आप किस तरह से लौटाओगे, ये मोड ऑफ रीपेमेंट का पार्ट हो जाता है। यही मेरी बात समझ में, मोड ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो देना ही देना होगा ना। तो ये सारी चीजें साथ में एक साथ मिलकर क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। इज दैट क्लियर? अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज ये है, ये पॉइंट का ध्यान रखना कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। मतलब कि लेंडर जो है, जो लोन दे रहा है, और बोरोवर जो लोन ले रहा है, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड कर सकता है। उन दोनों के नेचर पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो वेरी कर सकती है। कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन फेयर रह सकती है, कहीं टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है 21 दिन में पैसा डबल टाइप से। आगे समझे इस चीज का एसेंस, समझ रहे हो आप? एसेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है,
तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होगी बहुत हार्श हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज हो सकता है, ठीक है, कोलेटरल में वो पूरा का पूरा क्या परिवार को गिरवी रख सकते हैं उनके, ठीक, क्योंकि वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में तो क्या है कि मनी लेंडर है, उसने पैसा दे दिया, मन चाहा ब्याज लगाया, वो समस्याएं रहती है, ठीक है। और वैसे ही फॉर्मल सेक्टर में टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, जेन्युइन रहेगी, जैसे बैंक वगैरह जो होता है ना, तो गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही होती है, जो भी मन में आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां चीजें क्या होती है, थोड़ी सी जेन्युइन होती है। तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो अलग अलग सिचुएशंस होंगी ना, तो दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो लेंडर और बोरोवर के नेचर पर डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी क्या नहीं होगी। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, तो अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, एक बार पहले इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। देखो, तो मैंने आपको मनी बताया, ठीक है, मनी मतलब कि डिफरेंट जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है वो सारी चीजें, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रेडिट समझाया, क्रेडिट कैसे समझाया, तो क्रेडिट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, क्रेडिट में हमने दुनिया भर की सारी चीजें देख ली थी, क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस क्या हो सकती है, बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, और जो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन होती है तो उनमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ लिया। अब लोग क्रेडिट कहां कहां से ले लेते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें अलग अलग केस स्टोरीज मतलब केस स्टडीज स्टोरीज दी है, तो उन्हें एक बार हम फटाफट से पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है, लोग अलग अलग जगह से कैसे क्रेडिट अरेंजमेंट लेते हैं, कहां क्या फायदा है कहां क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए साइनिंग ऑफ, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।